हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। बेटा, आज हमारा दूसरा लेक्चर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने मेटल और नॉन मेटल का डेफिनेशन देख लिया और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को और नॉन मेटल्स को कंक्लूड किया। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं दैट इज सिंपली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स को देख लेते हैं और एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ये दूसरा टॉपिक होगा। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, ये तीन टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। ओके बेटा, तो देखो बेटा, जो हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं, तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स हैं हमारे इस केमिस्ट्री में। तो जो हर कोई मेटल डिफरेंट रेट से किसी भी चीज़ से रिएक्ट करता है ना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो वो जल्दी रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो गोल्ड है या कॉपर है, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो वो स्लो या वो अनरिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स अदर कंपाउंड्स। ओके, तो हम हमें जो आपके सिलेबस में है दैट इज जो केमिकल रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, तो एक तो है आपको आपका जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। एक तो हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखनी है मेटल्स का। दूसरा हमें देखना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ये वाटर के साथ क्या कंपाउंड्स बनाते हैं। और जो तीसरा रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वो हमें डिस्कस करना होता है। ओके, और जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटेलिक अदर मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशंस, है ना। वो क्या होते हैं वो हम देख लेंगे अभी, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा बेटा, आप लेक्चर से बने रहे। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, यानी जब ऑक्सीजन के साथ आपका मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, क्या होता है वहां पे। ओके, तो देख लीजिए, जब भी मेटल जब आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से बनता है मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, मेटेलिक, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेटेलिक ऑक्साइड बन जाता है वहां पे, यानी उस मेटल का ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनता है। ओके, और जो आपकी रिएक्टिविटी है डिफरेंट मेटल्स का, वो डिफरेंट वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट होगा। तो कोई मेटल जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, कोई मेटल स्लो स्पीड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और कोई मेटल रिएक्शन ही शो नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो वो आपको डिटेल में स्टडी करना होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कुछ मेटल्स के साथ। बेटा, जो आपका सोडियम है ना, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम है, याद रख लेना। जो आपका सोडियम पोटेशियम के होता है, पोटेशियम और कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन किस पे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है 23 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस हम रूम टेम्परेचर मानते हैं बेटा। 23 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ये जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है इसी को हम रूम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो आपने क्या अंडरस्टैंड किया, जो आपका सोडियम है बेटा, पोटेशियम है और जो कैल्शियम है, वो रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सोडियम है। ओके, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम ऑक्साइड, यानी सोडियम को ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम ऑक्साइड। ओके, इसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर अगर यहाँ पे Na+O2 Na2O बनता है, लेकिन Ca+O2 के साथ CaO क्यों बनता है। देखिए बेटा, इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम, ठीक है बेटा। अब ये होता है ऑक्साइड का फार्मूला। देखिए, अगर हम सोडियम देखते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1 होती है, या फिर 9th में पढ़ा है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है बेटा।
अब सोडियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो कैसे बनेगा, क्रिस क्रॉस कीजिए बेटा। तो मैं क्रिस क्रॉस करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बनेगा Na2, यानी Na के साथ 2 और O के साथ 1, लेकिन हम फार्मूला में 1 नहीं लिखते हैं, तो हम लिखेंगे Na2O। अब कैल्शियम, अब हम कैल्शियम पे देखते हैं बेटा। ये है कैल्शियम और ये कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम का फार्मूला क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस कीजिए ना, यहाँ पे क्रिस क्रॉस कीजिए तो क्या बनेगा, Ca2 Ca2O2। अब देख लीजिए बेटा, अब इसका रेशियो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 है ना, रेशियो इसको 2 2 है ना, 2 2 को काट लीजिए तो Ca1O1 बनेगा, है ना। लेकिन Ca1O1 1 को हम फार्मूला में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे बनेगा CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO है और जो सोडियम ऑक्साइड है इसका फार्मूला Na2 है। ओके, इस तरह से हम फार्मूला, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ओके, तो ये थे तीन तीन मेटल्स, यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम किस तरह से रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद आपका आता है बेटा मैग्नीशियम और जिंक। ये जो मैंने कुछ मेटल्स का रिएक्शन शो किया है, यही आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। चलो अब देखते हैं पोटेशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी। ओके, तो पोटेशियम और ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट होगी बेटा, वो देख लेते हैं हम। ओके, देखो बेटा, अब मैं लिखूंगा पोटेशियम के प्लस O2, के प्लस O2 क्या बनेगा बेटा। अब देख लीजिए, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो यहाँ पे आएगा के, यहाँ पे आएगा O। के की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। तो क्रिस क्रॉस कीजिए, यहाँ पे क्रिस क्रॉस कीजिए तो फार्मूला क्या आएगा, K2O1, K2O1, लेकिन O1 को हम फार्मूला में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे बनेगा K2O। दिस विल बी पोटेशियम ऑक्साइड, है ना, पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, तो अब हम मैग्नीशियम और जिंक, तो उसके बाद आपका मैग्नीशियम और जिंक आता है बेटा। देखो बेटा, जो मैग्नीशियम और जिंक है, ये डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। क्या बोला मैंने, मैग्नीशियम और जिंक रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें हीट देने की ज़रूरत पड़ती है, दे रिक्वायर हीटिंग, है ना। तो यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जब ऑक्सीजन की, अगर हमें, आपने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम सुना होगा बेटा, है ना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो जब हमें मैग्नीशियम को बर्न करना होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होता है, तो वहाँ पे हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो रिएक्शन है, यही रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है, इसी को हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कहते हैं ना। दिस इज कॉल्ड एज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। यही आपका बर्निंग ऑफ, वहाँ पे जो रिएक्शन होती है ना बेटा, यही रिएक्शन होती है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में। और यहाँ पे जो फ्लेम होती है ना, जो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जलाते हैं, तो वहाँ से वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। क्या होती है बेटा, वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। वाइट यानी वाइट चमकदार फ्लेम प्रोड्यूस होती है, वाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ओके बेटा, और रिएक्शन कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, यही रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है Mg, और क्या बनता है, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO बन जाता है। ओके, तो मैग्नीशियम और जिंक के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं जिंक को बेटा, है ना, जिंक को बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा, जिंक को बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा, तो जिंक को मुझे यहाँ पे मुझे हीट देनी पड़ेगी। तो हीट को हम डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा ऑक्साइड बनेगा, ZnO। तो दिस इज कॉल्ड एज जिंक ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज जिंक ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और जिंक को मुझे हीट देनी पड़ती है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करे। लेकिन जो आपका सोडियम है, जो आपका पोटेशियम है, जो आपका कैल्शियम है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, है ना। फॉर एग्जांपल आप सोडियम को बाहर एटमॉस्फेयर में रखो तो वो वहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। आप पोटेशियम को ऑक्साइड में, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रखो तो वहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस केस इन दोनों के रिएक्टेंट्स में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो उसके बाद आपका आता है आयरन, उसके बाद आपका आता है आयरन और कापर। देखो बेटा, आयरन और जो कापर है ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव मेटल्स।
और जो आपका रेस्ट रिएक्टिव मेटल्स है यहाँ पे प्रोलॉन्ज्ड हीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी बहुत समय तक हमें कंटिन्यूअसली हीट देना पड़ता है, तभी आपका जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तभी आपका जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। प्रोलॉन्ज्ड हीट इज़ रिक्वायर्ड, यानी बहुत देर तक हमें हीट देना पड़ेगा, तभी आपका जो आयरन है, लोहा है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Fe3O4, Fe3O4। दिस इज़ कॉल्ड एज़, देखो Fe3O4 का नाम लिखना है बेटा, दिस इज़ कॉल्ड एज़ आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। अब ये सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्यों बोलते हैं हम इसको, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे बेटा। Fe3O4, दिस इज कॉल्ड एज आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ओके, ठीक है बेटा। इसी तरह जो कॉपर है, कॉपर को जब हम प्रोलॉन्ज्ड हीट करते हैं ना, प्रोलॉन्ज्ड कंटिन्यूअसली हीट देते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहां पे बनता है CuO। CuO देखो बेटा, CuO इज कॉल्ड एज क्यूप्रिक ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Fe3O4, यानी आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ प्रोलॉन्ज्ड हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो बनाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखो बेटा, याद रखना, आयरन और जो आपका आयरन है और जो कॉपर है, ये 2-3 ऑक्साइड्स बनाते हैं। उन हर किसी ऑक्साइड का नाम पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा, आयरन जो आपका आयरन है Fe, ये बनाता है, एक तो बनाता है आपको FeO। दिस इज ये एक तो ये ऑक्साइड बनाता है FeO। दूसरा ऑक्साइड जो बनाता है दैट इज कॉल्ड एज Fe2O3। Fe2O3। और जो तीसरा ऑक्साइड बनाता है दैट इज कॉल्ड एज Fe3O4। Fe3O4। ओके, तो इन ऑक्साइड्स का नाम पता होना चाहिए। ओके, इन ऑक्साइड्स का नाम पता होना चाहिए। देखो, जब आयरन FeO बनाता है तो FeO को हम फेरस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं बेटा? फेरस ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज फेरस ऑक्साइड। ओके, और जो Fe2O3 है, दिस इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड। याद रखना बेटा, ये एग्जाम में आता है। दिस इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड। और जो आपका Fe3O4 है, दिस इज कॉल्ड एज आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड। ओके, तो उसके बाद आपका कॉपर है बेटा। कॉपर 2 ऑक्साइड्स बनाता है। कितने ऑक्साइड्स बनाता है कॉपर? 2 ऑक्साइड्स बनाता है। वन इज कॉल्ड एज Cu2O। Cu2O। और दिस जो आपका Cu2O है, इसका नाम है क्यूपरस ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज क्यूपरस ऑक्साइड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्यूपरस ऑक्साइड। और जो आपका CuO है, Cu दूसरा ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, दिस इज कॉल्ड एज Cu। दिस इज कॉल्ड एज cupric oxide। this is called as बेटा cupric oxide। ओके, दिस इज कॉल्ड एज cupric oxide। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा cupric oxide। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे cupric oxide। दिस इज कॉल्ड एज cupric oxide। तो ये 4 ऑक्साइड्स, ये 5 ऑक्साइड्स आपको याद रखनी है, इनका नाम याद रखना है बेटा। ओके, तो ये था आपका जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं, इसको देख लीजिए, इसको याद रख लीजिए बेटा। ओके, तो हम जाते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पे, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन ऑफ मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, यानी वाटर जब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। यानी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, जिस तरह हमने देखा कि जो कुछ मेटल्स खुद ब खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कहीं पे हमें हीट देने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो कहीं पे हमें प्रोलॉन्ज्ड हीट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो डिफरेंट है। इसी तरह वाटर के साथ भी ऐसा ही होता है। ओके, पहले हम देखते हैं कि क्या बनता है, यानी जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। देखो बेटा, जब वाटर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जब वाटर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं वाटर के साथ और कुछ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वाटर के साथ। ये याद रख लेना। मैंने क्या बोला?
जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं वाटर के साथ और कुछ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वाटर के साथ। और साथ-साथ क्या रिलीज़ होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है। साथ-साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, ओके? और जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वाटर के साथ वो डिफरेंट होता है। कुछ मेटल्स फास्ट रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल कहीं पे हमें हीट देने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टिविटी है वो वेरी होती है, वो डिफरेंट होती है हर किसी मेटल का, है ना? तो हम कुछ मेटल्स का जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो देखना पड़ेगा हमको। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम, अगर मैं बेटा सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ, ये रिएक्टिव मेटल्स है। क्या है बेटा? रिएक्टिव मेटल्स। जब ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वायोलेंटली वेरी फास्ट रिएक्ट कर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है बेटा। जब आप एक काम कर लेना, घर में नहीं कर लेना बेटा, कंट्रोल्ड वे में करना। जब आप सोडियम को पानी में डालते हो ना बेटा, तो वहाँ पे आग लग जाती है ना, वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है, ओके? तो यही मत, क्योंकि जो सोडियम है वे वो फिर वो वाली हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो वाटर के साथ वायोलेंटली रिएक्ट करता है, ओके? तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सोडियम लिया है बेटा, सोडियम, इस सोडियम को मैंने पानी के साथ रिएक्ट किया। मैंने क्या बोला? जब मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं और कुछ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ओके? तो यहाँ पे जो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है उसने बनाया NaOH, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसने हाइड्रोक्साइड बनाया बेटा। क्या बनाया? यानी OH के साथ जब कंपाउंड होगा तो वो हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में क्या रिलीज होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। इसी तरह आप इसी तरह आप पोटेशियम के साथ भी रिएक्ट करो, है ना? यानी पोटेशियम, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम प्लस वाटर, है ना? तो वेरी वायोलेंटली रिएक्ट होती है। तो यहाँ पे बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज होगा। तो यहाँ से H2 गैस रिलीज होगा बेटा। मैंने क्या बोला? ये रिएक्शन वेरी वायोलेंटली होती है, वेरी फास्ट होती है। तो यहाँ से एक्सप्लोजन होता है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है ना? बहुत सारी हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है बेटे बाहर, है ना? उससे एक्सप्लोजन हो सकता है। तो एक्चुअली जो वो फायर है ना, जब आप सोडियम को पानी में डालते हो बेटा, वहाँ से वहाँ से फायर होता है ना, एक्सप्लोजन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो इस रिएक्शन में बेटा हीट रिलीज होती है, जो इस रिएक्शन में जो ये हीट रिलीज होती है वो इस हाइड्रोजन को जलाता है, ओके? तो क्योंकि जो है ना ये हाइड्रोजन गैस है ना बेटा, ये हाईली इनफ्लेमेबल गैस होता है, ये जलता है, वायोलेंटली जलता है, ठीक है बेटा? तो जो हीट है ये इस हाइड्रोजन को जलाता है और यहाँ से फायर प्रोड्यूस होता है, ओके? तो ये था पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ, ओके? उसके बाद है कैल्शियम बेटा। देखो बेटा, जो कैल्शियम है आपका, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम और पोटेशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, लेकिन वायोलेंटली रिएक्ट करते थे, है ना? अब कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये लेस वायोलेंट है, मतलब उतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता है जितना सोडियम और पोटेशियम के साथ होता है, ओके? अब क्या बनता है यहाँ पे? यानी कैल्शियम प्लस वाटर, यहाँ पे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस बन जाता है, इस तरह से CaOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखो बेटा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम, जब मैं कैल्शियम को पानी में डुबाता हूँ ना, जब मैं कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्शन करनी होगी, तो देखो जो कैल्शियम है आपका, है ना, जो कैल्शियम है आपका वो वाटर पे फ्लोट करता है, फ्लोट्स ऑन वाटर। कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। अब चूंकि जो कैल्शियम की डेंसिटी है ना, जो कैल्शियम की डेंसिटी है बेटा, कैल्शियम की डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। कैल्शियम की जो डेंसिटी है दैट इज हायर देन वाटर, दैट इज हायर देन वाटर, हायर देन वाटर। फिर भी कैल्शियम फ्लोट करता है बेटा, हायर देन वाटर, है ना? तो जिस चीज़ की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हो वो तो डूबना चाहिए, लेकिन कैल्शियम की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, फिर भी जो कैल्शियम है वो फ्लोट करता है वाटर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना बेटा, यहाँ पे जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो चिपक जाता है जो रिमेनिंग कैल्शियम से, है ना?
रिमेनिंग कैल्शियम से चिपक जाता है, तो गैस का लेयर बन जाता है कैल्शियम के आसपास, तो उस गैस की वजह से ये फ्लोट करने लगता है। ओके, ये फ्लोट करने लगता है। ओके, तो ये था कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ। ओके, तो अब हम मैग्नीशियम और जिंक का देखते हैं। देखो बेटा, सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते थे, कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता था। अगर हम मैग्नीशियम और जिंक की बात करते हैं तो ये सिर्फ हॉट वाटर यानी बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम और जो जिंक है वो बॉइलिंग वाटर के साथ बेटा रिएक्ट करता है। बॉइलिंग वाटर मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ओके, तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। जो कैल्शियम मैग्नीशियम और जिंक है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हीट की हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब मसला है कि प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है। देखो बेटा, जब मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बॉइलिंग वाटर, तो यहाँ पे बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ओके, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसी तरह जब आपका जो जिंक है, जिंक जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है बेटा, जिंक जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बनता है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैंने क्या बोला, कुछ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, तो ये मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोक्साइड, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना, या पोटेशियम, ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन जो आपका ये जिंक है, जिंक वाटर के साथ क्या बनाता है बेटा? ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, यानी कुछ मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते हैं। ओके, उसके बाद आपका आयरन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, जब जिंक जिंक जो है ना, सॉरी आयरन, जो आपका आयरन है ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये जो रिएक्ट करता है आयरन, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है बेटा? स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। अब क्या बनता है ना, तो प्रोडक्ट्स भी पता होना चाहिए। देखो बेटा, जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करता है यानी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है Fe3O4। इंपॉर्टेंट ये प्रोडक्ट है ना। आयरन आयरन डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे जो बनता है दैट इज Fe3O4 यानी आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ये जो रिएक्शंस हैं ये आपको याद रखनी है बेटा। कौन किससे रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको याद रखना होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा, उसके बाद जो आपका है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ओके, तो यहाँ पे उससे पहले आप याद रख लेना, रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे ये डिस्कस करने से पहले है ना, ये डिस्कस करने से पहले आप लिख लेना रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, मेटल्स विथ एसिड्स विथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं बेटा? डाइल्यूट एसिड के साथ। तो क्या होता है वहाँ पे, एक तो मेटल सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? यानी मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड यानी डाइल्यूट DIL होता है डाइल्यूट एसिड, गिव्स मेटल सॉल्ट। यहाँ पे क्या बनता है बेटा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस पे रिलीज होता है। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मेटल लेता हूँ, जिंक, ओके, जिंक लेता हूँ प्लस डाइल्यूट एसिड लेता हूँ, डाइल्यूट HCl लेता हूँ बेटा, डाइल्यूट HCl। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट यानी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह मैं लेता हूँ बेटा एल्युमिनियम लेता हूँ, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम लेता हूँ प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता हूँ, ये भी तो एसिड ही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बनेगा Al2 यानी एल्युमिनियम सॉल्ट, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा वही मेटल्स है ना, वही मेटल्स
डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। वही मेटल्स डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जो मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्टिव हो। अब कौन से मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्टिव हैं वो हम आगे रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे बेटा। ओके, वो हम आगे रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे बेटा। ओके, तो कहने का मतलब ये है वही मेटल, यानी यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है बेटा, एल्युमिनियम हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, तो ये ओनली एल्युमिनियम हाइड्रोजन के साथ इस डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे बनेगा मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और रिएक्शन लिखता हूँ, ये लिखता हूँ कॉपर, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl है ना, कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका कॉपर है बेटा, कॉपर वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके बेटा, आपने अंडरस्टैंड किया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स को। तो मैंने बोला कि जब मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और साथ साथ मेटल सॉल्ट बनता है। ओके, फिर मैंने एग्जांपल्स बताए। ओके, ये एग्जांपल्स ऑफ याद रख लेना। उसके बाद मैंने बोला कि वही मेटल्स डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं जो हाइड्रोजन से रिएक्टिव हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे जिंक का बताया, ये हाइड्रोजन से रिएक्टिव है तो रिएक्शन हो गई। अब एल्युमिनियम का बताया, एल्युमिनियम हाइड्रोजन से रिएक्टिव है तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। लेकिन जो आपका कॉपर है वो डाइल्यूट, वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। कॉपर हाइड्रोजन से क्या है, लेस रिएक्टिव। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो गई। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको इस जब रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स है उसमें एक एक्सेप्शन है बेटा। उसमें एक क्या है, एक्सेप्शन है, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, दैट इज रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3। देखो बेटा, अब HNO3 के साथ डिफरेंट रिएक्शन होती है ना। HNO3 के साथ, HNO3 क्या है बेटा, HNO3 एसिड है, एसिड है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं हम इसको। अब HNO3 के साथ डिफरेंट रिएक्शन होती है। देखो बेटा, यूजुअली जब मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। ओके, लेकिन नाइट्रिक एसिड में ऐसा नहीं होता है। नाइट्रिक एसिड बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, जो आपका नाइट्रिक एसिड है ना बेटा, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब इसका मतलब ये क्या करता है बेटा, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसको ऑक्सीडाइज करता है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन करता है। तो हाइड्रोजन गैस से H2O बनता है। तो इसलिए जब मेटल्स HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये दूसरी को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और उसको बनाता है वाटर। क्या बनाता है बेटा, वाटर। ये आपने याद रखा बेटा। HNO3 does not produce hydrogen gas with most metals, है ना। It is a strong oxidizing agent that oxidizes H2 into H2O. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा यहाँ पे सोडियम लिया Na। ओके, Na को मुझे किसके साथ रिएक्शन करनी है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पे बनेगा मेटल सॉल्ट, यानी NaNO3, NaNO3 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट रिएक्शन। अब एक्चुअल में जो रिएक्शन है, जो सही रिएक्शन है, दैट इज Na प्लस HNO3, Na प्लस HNO3 gives NaNO3, NaNO3 प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है। तो वाटर इज फॉर्म्ड हियर। ओके, ये रिएक्शन सही नहीं है, यहाँ पे वाटर बनेगा, क्योंकि जो डाइल्यूट HNO3 है वो इस H2O को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, ऑक्सीडाइज करेगा तो वो बनाएगा वाटर। इसी तरह आपके पास कॉपर है बेटा, है ना। कॉपर क्या है बेटा, कॉपर मेटल है, तो डाइल्यूट HNO3 के साथ ये भी रिएक्शन शो करेगा तो बनाएगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, प्लस NO2 प्लस H2O। ओके, ये बनता है कॉपर के साथ। ओके, लेकिन इस रिएक्शन में भी एक्सेप्शन है ना। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्सेप्टेड रिएक्शन है जिसमें H2O रिलीज होता है H2 के बजाय, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका है,
एक तो है मैग्नीज यानी Mn और मैग्नीशियम, है ना? ये डाइल्यूट HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ये डाइल्यूट HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। याद रखना बेटा, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम डाइल्यूट HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Mn प्लस HNO3, Mn plus HNO3 gives MnNO3 whole twice plus H2 gas. इस तरह मैग्नीशियम प्लस HNO3 gives MgNO3 whole twice plus हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये था कुछ एक्सेप्शन। अब थोड़ा सा वेट कीजिए बेटा। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ, है ना, ये दिस वाज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे ये एक्सेप्शन थी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस रिएक्शन से रिलेटेड वो मैंने बेटा कंप्लीट किया है। ओके, वो मैंने कंप्लीट आपको डिटेल में अंडरस्टैंड किया है। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स with metallic salt solutions with other metallic salt solutions, है ना, with other metallic salt solutions। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक मेटल है, क्या है? मेटल है, कोई एक मेटल है। अब मुझे उस मेटल को रिएक्ट कराना है दूसरे मेटल के साल्ट के साथ, तो देखना है कि क्या रिएक्शन होगी, है ना। तो ये जो रिएक्शन है ना, मेटल विथ मेटल सॉल्ट, अदर मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, ये जो रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो मोर रिएक्टिव मेटल है, जो इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल है, वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से। सर ये क्या होता है, समझ नहीं आया, है ना। तो फॉर एग्जांपल देखो बेटा, हमारे पास कोई मेटल ए है, क्या है? मेटल ए है बेटा। वो दूसरे मेटल के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करेगा बेटा। किसके साथ? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेटल ए है बेटा, है ना। हमारे पास क्या है? मेटल ए। और जो ये मेटल ए है, ये दूसरे मेटल के साल्ट से रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा मेटल बी है, और जो मेटल बी है, ये सी के साथ साल्ट बनाता है। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ए मेटल बी मेटल से रिएक्ट होगा, अगर ए मेटल बी मेटल से रिएक्ट होगा, तो ए बी को डिस्प्लेस करेगा, इससे बाहर निकालेगा। तो वहां पे खुद सी के साथ कंपाउंड बनेगा और बी को बाहर निकालेगा, है ना। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ए मेटल है, ए मेटल, ये रिएक्ट होना चाहिए बी से, तभी ये रिएक्शन होगी, तभी ये रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिएक्शन ली बेटा, है ना। मैंने आयरन एक मेटल है, आयरन, तो इसको मैंने किया कॉपर के सॉल्ट के साथ रिएक्ट, कॉपर के सॉल्ट यानी कॉपर सल्फेट से रिएक्ट मैंने किया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? अब क्योंकि आयरन है, जो ये मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव है बेटा। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट में, और बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। क्या बनाएगा? खुद सल्फेट के साथ साल्ट बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा बेटा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि आयरन क्या है बेटा? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं जिंक को Na2SO4 से रिएक्ट करता हूं। अब जिंक एक मेटल है, सोडियम मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करता हूं। अब ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो आपका जिंक है, जिंक कैनॉट डिस्प्लेस सोडियम बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। यहाँ पे सोडियम जिंक से रिएक्टिव है, यहाँ पे सोडियम जिंक से रिएक्टिव है। होना क्या चाहिए? अगर जिंक सोडियम से रिएक्टिव होता, अगर जिंक सोडियम से रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन होती। लेकिन बेटा जो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम मोर रिएक्टिव है जिंक से, तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। सोडियम जिंक का रिएक्शन सोडियम मेटल
ये साल्ट के साथ जो रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं अब सोडियम को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता हूं। क्या करता हूं बेटा, मैं अब सोडियम को जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता हूं, तो अब ये रिएक्शन होगी, है ना, क्योंकि जो आपका सोडियम है, सोडियम वो जिंक से मोर रिएक्टिव है, वो जिंक से बेटा मोर रिएक्टिव है। तो जो आपका सोडियम है बेटा, ये जिंक को डिस्प्लेस करेगा, ये जिंक को डिस्प्लेस करेगा, तो खुद सोडियम जिंक की जगह लेगा, तो बनाएगा Na2SO4, तो यहां से जिंक बाहर आएगा। ठीक है, तो दिस वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, दिस वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज देख लेंगे। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।